हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मुग़ल इम्पेरियलिज्म जो आपका सेकंड यूनिट का एक पार्ट है उसके अंतर्गत जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। अकबर के समय की हम बात कर चुके हैं कि अकबर ने किस प्रकार साम्राज्यवादी नीति अपनाई और किन किन क्षेत्रों को अपने राज्य के अंतर्गत लिया और एक वृहत मुग़ल साम्राज्य का निर्माण किया। परंतु क्या उसके पुत्र जहांगीर साम्राज्य विस्तार की इस नीति को कायम कर सके या उसके समय में कुछ प्रदेशों को मुग़ल साम्राज्य को अपने साम्राज्य के अंतर्गत खोना पड़ा था। जहाँ तक साम्राज्य विस्तार का प्रश्न है, अकबर अपने समय में पूरे नॉर्थ इंडिया को और दक्षिण भारत को जीत चुका था और अपना साम्राज्य एक वृहत मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कर चुका था। उत्तर भारत में मात्र एक मेवाड़ ऐसा राज्य था जिसने उसकी सत्ता को स्वीकार नहीं किया था, मगर जहांगीर के समय में हम देखते हैं कि मेवाड़ को जीतने में उसको सफलता प्राप्त हुई थी। परंतु अकबर के पश्चात के समय में हम देखते हैं कि जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, इन तीनों को ही दक्षिण भारत में अपना काफ़ी समय व्यतीत करना पड़ा था और अपनी सैनिक शक्ति को लगाना पड़ा था, परंतु फिर भी साम्राज्य का ये हिस्सा लगातार इनको चुनौतियां देता रहा था। आज इसी के अंतर्गत हम जहांगीर की दक्षिण नीति के बारे में बात करेंगे। सिंहासन पर बैठने के पश्चात हम देखते हैं कि जहांगीर ने भी अपने पिता की ही भांति दक्षिण नीति अपनाई थी, किंतु प्रारंभ में खुसरो के विद्रोह के कारण वह शुरू के 2 वर्षों में दक्षिण की ओर ध्यान नहीं दे पाया था और यही कारण था कि इन 2 सालों में दक्षिण में इनका राज्य की नीति जो थी वह शिथिल रही और जिसका परिणाम यह रहा कि मलिक अंबर ने अपनी सामरिक स्थिति को काफ़ी सुदृढ़ कर लिया था और उसको मुग़लों के विरुद्ध अपनी सामरिक स्थिति को भी सुदृढ़ करने का टाइम मिल गया था। मलिक अंबर अहमदनगर राज्य में मलिक अंबर ने अपनी स्थिति को काफ़ी सुदृढ़ कर लिया था, जो प्रारंभ में एक दास के रूप में निज़ाम शाही राज्य से होता हुआ अहमदनगर में पहुंचा था। उसने अपनी एक सेना बना ली थी और वह बीजापुर, गोलकुंडा, इन राज्यों की राजाओं से सहायता प्राप्त करके अपनी एक उसने नई सेना, शक्तिशाली सेना तैयार करी थी और इस प्रकार से अहमदनगर में उसने अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर लिया था। जहांगीर ने दक्षिण भारत में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, क्योंकि वह देख रहा था कि किस प्रकार से अहमदनगर राज्य ने अपनी शक्ति को दक्षिण भारत में सर्वे सर्वा बना दिया है और अन्य राज्य भी उसी के साथ में संधि करके उसकी सहायता दे रहे थे। इस कारण से जहांगीर ने खान खाना को दक्षिण भारत में मलिक अंबर के विरुद्ध सेनापति नियुक्त करके और एक बड़ी सेना दे करके उसको दक्षिण भारत में भेजा था। जहांगीर ने उसको 12,000 अश्वारोही दिए थे और 10 लाख रुपए उसको सैंक्शन करे थे कि वह दक्षिण भारत की विजय को एक सफल सैन्य शक्ति बना सके और सैनिक अभियान को सफलता दे सके। जब मलिक अंबर को इस प्रकार की सूचना मिली कि खान खाना एक बड़ी तैयारियों के साथ में और एक बड़ी सेना के साथ में दक्षिण भारत आ रहा है, तो उसने तुरंत ही बीजापुर से संधि कर ली
और उसके उनके सैनिकों की सहायता से उसने अंतूर के दुर्ग को अपने हस्तगत कर लिया और मुगलों को वहाँ से भगा दिया। दक्षिण में पहुंचकर खान खाना ने दक्षिण में मुगलों की स्थिति को सुधारने का भरसक प्रयत्न किया, परंतु मुगलों की आपस में जो वैमनस्यता थी उसको वह ठीक नहीं कर सका और न ही वह मलिक अंबर के विरुद्ध जम करके कार्यवाही कर सका। इस कारण से उसको दक्षिण भारत में कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हुई और बल्कि मुगलों की स्थिति और भी बदतर बना दी गई थी। मलिक अंबर ने भी अपनी एक बड़ी सेना तैयार करी थी और पाटन के दुर्ग का जो दुर्गाध्यक्ष जहांगीर बेग था उस पर आक्रमण कर दिया था। खान खाना को जब ये पता चला कि पाटन का दुर्ग जो उनके अंतर्गत है उस पर उसने आक्रमण किया है, तो उसने अपने पुत्र शाह नवाज़ खान को जहांगीर बेग की सहायता के लिए भेजा था और दौराव खां को भी उसने आज्ञा दी कि वह पाटन के दुर्ग जहांगीर बेग की सहायता के लिए पहुँचे। बड़ी ही मुश्किलों से वहाँ से जहांगीर बेग को निकाल करके जीनापुर के दुर्ग में उसने शरण ली और पाटन का दुर्ग मलिक अंबर के हाथ में चला गया। पर मलिक अंबर इससे ही संतुष्ट नहीं हुआ, उसने जीनापुर की मुगल छावनी पर आक्रमण किया और वहाँ से भी खान खाना को भागने के लिए विवश किया, जो वहाँ से भागकर बुरहानपुर में शरण लेने को विवश हुआ। मलिक अंबर ने अपनी सेना को वहाँ तक पीछा करने के लिए भेजा था और इस प्रकार से उसको किसी भी तरह से चैन नहीं लेने दिया था। खान खाना मलिक अंबर की इस आक्रमणकारी प्रवृत्ति से परेशान हो गया था और इतनी बड़ी सेना और सैनिक सहायता के बावजूद भी उसने जहांगीर को यह संदेशा भेजा कि उसको पुनः सैनिक सहायता दी जाए और इसके बदले में सम्राट जहांगीर ने शरीफ खां को दक्षिण भेजा और इस हिदायत के साथ में भेजा कि वह मुग़ल सरदारों के बीच में एकता स्थापित कर सके। वहीं उसने शहजादा परवेज़ को बरार और खानदेश का सूबेदार नियुक्त किया और उसे दक्षिण भारत में मुग़ल सेना इन दो प्रदेशों में मुग़ल सेना का सेनाध्यक्ष भी बना दिया। आसफ खान को शहजादे के साथ में दक्षिण भारत भेजा गया, जिसका कारण यह था कि आसफ खान जो एक बड़ा सेनापति माना जाता था, युद्ध कला में प्रवीण माना जाता था, वह शहजादा परवेज़ को इस दक्षिण भारत को जीतने में सहायता देगा। मगर शहजादा परवेज़ क्योंकि खुद योद्धा के गुणों से परिपूर्ण नहीं था, इसलिए न तो वह मुग़ल वैमनस्यता को दूर कर पाया और न ही वह अच्छी प्रशासनिक क्षमता को रखता था और न ही सेना का संचालन अच्छी तरह से जानता था, जिसके कारण से वह मुग़ल सरदारों की जो पारस्परिक शत्रुता थी उसको भी कम नहीं कर पाया। फलस्वरूप मुग़लों की दक्षिण में स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। आसफ खान ने निराश होकर जहांगीर को यह सुझाव दिया कि अब उसका दक्षिण भारत में आना बहुत ही ज़रूरी है। परंतु जहांगीर के जो अन्य दरबारी थे उन्होंने जहांगीर को दक्षिण भारत में जाने से रोक दिया और इसके बजाय उन्हें यह सलाह दी गई कि वह खाने जान लोदी को दक्षिण भारत में विजय का सैनिकों के साथ में रवाना करें। इस तरह से वह स्वयं नहीं गया और उसने खाने जान लोदी को दक्षिण भारत जाने का आदेश दे दिया और उसके साथ साथ राजपूती शूरवीरों को भी भेजा, जिसमें राजा वीर सिंह देव को भेजा गया, राजा विक्रमाजीत को भेजा गया, शुजात खान, सैरफ खान, बहरा
आदि प्रसिद्ध योद्धाओं को इस युद्ध के लिए भेजा गया। जहांगीर ने इस समय फिदान खान को बीजापुर भेजा और बीजापुर के सुल्तान को यह संदेश कहलाया कि मलिक अंबर और मुग़ल संघर्ष के दौरान वह अपनी तटस्थता को बनाए रखे और मलिक अंबर की किसी प्रकार की सहायता नहीं दे। खानेजान लोदी आगरा से रवाना तो हुआ, परंतु वह अभी दक्षिण भारत भी पहुंच ही नहीं पाया था कि खान खाना ने वर्षा ऋतु में मलिक अंबर के विरुद्ध एक अभियान पुनः छेड़ दिया। वह बुरहानपुर से बढ़कर के निज़ाम शाही राज्य की ओर आगे बढ़ा और उसने मलिक अंबर पर आक्रमण कर दिया। मलिक अंबर ने वापस से उसको बुरहानपुर की ओर खदेड़ दिया और संधि करने पर विवश किया। इस प्रकार से मलिक अंबर के सामने अब संपूर्ण दक्षिण भारत का कई हिस्सा खाली पड़ा हुआ था, जहाँ पे मुग़ल सैनिक छावनियाँ खाली कर दी गई थी। इसका फ़ायदा उठा करके मलिक अंबर अहमदनगर की ओर बढ़ा और दुर्ग पर घेरा डाल दिया। मलिक अंबर ने आने जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए, जिसके कारण से दुर्ग में रसद नहीं पहुंच पा रही थी। दुर्ग का सेनाध्यक्ष ख्वाजा मिर्ज़ा सफ़ी, जो उस समय दुर्ग की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया था, उसको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और जब वह लंबे समय तक मलिक अंबर की से टक्कर नहीं ले सका तो उसने दुर्ग को शत्रुओं के यानी कि मलिक अंबर के हवाले कर दिया और स्वयं वहाँ से बुरहानपुर चला गया। इस प्रकार अहमदनगर का दुर्ग, जो पिछले 10 वर्षों से मुग़लों के हाथ में था, वह मुग़लों के हाथ से निकल गया था। इस प्रकार से दक्षिण भारत में खान खाना की जो नीति अभी तक रही थी, उसकी काफ़ी कटु आलोचना उत्तर भारत में, मुग़ल भारत में होने लग गई थी और इसकी असफलता का पूरा दायित्व खान खाना पर डाला गया था। और जब खानेजान लोदी वर्षा ऋतु की समाप्ति पर दक्षिण भारत में पहुंचा तो स्थिति का मूल्यांकन करने के पश्चात खानेजान लोदी ने जहांगीर से यह कहा कि खान खाना को वहाँ से दक्षिण भारत से वापस बुला लिया जाए, ताकि संपूर्ण सेना दक्षिण भारत में जो इस समय है उसका वह सेनापति बने और वह अपने ढंग से सेना की कमान को संभालता हुआ उसने ये जहांगीर से वादा किया कि 2 वर्ष के भीतर ही वह मलिक अंबर की शक्ति को समाप्त कर देगा, वरना बीजापुर और उसको ही समाप्त नहीं कर देगा, वरन बीजापुर और गोलकुंडा पर भी वह अपना अधिकार कर लेगा। और उसने यह भी चैलेंज किया कि अगर वह इस प्रकार से नहीं कर पाता है तो बादशाह को कभी भी मुंह नहीं दिखाएगा। और जहांगीर इन्हीं बातों में आ गया। उसने खान खाना को वापस बुला लिया और खानेजान लोदी को मुग़ल सेनाओं का सेनाध्यक्ष बना दिया और साथ ही साथ महावत खान को भी दक्षिण में खान खाना को भेजा ताकि वह महावत खान को दक्षिण भारत भेजा ताकि वह खान खाना को वापस भेज सके और खानेजान लोदी को वह सेना से सहायता दे सके। खान खाना दक्षिण भारत को छोड़ करके चला गया था, परंतु हम देखते हैं कि मलिक अंबर के विरुद्ध खानेजान लोदी ने अपनी सारी शक्ति लगा दी थी, परंतु इसके पश्चात भी वह किसी भी प्रकार से मलिक अंबर को अपने कंट्रोल में नहीं ले पाया, क्योंकि इसका मुख्य कारण यह था कि मुग़लों में ही आपसी शत्रुता ज़बरदस्त थी। इस प्रकार से वह स्वयं भी किसी भी मुग़लों के खोए हुए प्रदेशों को जीत नहीं पाया। खानेजान लोदी की असफलता का जब जहांगीर को ज्ञान हुआ तो उसने स्वयं मलिक अंबर को के विरुद्ध एक वृहद योजना बनाई, जिसके अंतर्गत उसने यह
कोशिश करी कि मलिक अंबर के विरुद्ध दोनों तरफ से आक्रमण किया जाए। अब्दुल्ला खान जो अभी गुजरात का गवर्नर था, उसको बुलाया गया, जिसने मेवाड़ के अभियान में भी सफलता प्राप्त करी थी, और उसे यह आदेश दिया गया कि वह अपनी सेना लेकर नासिक और त्र्यंबक की ओर से अहमदनगर की ओर आगे बढ़े और मलिक अंबर पर आक्रमण करे। और दोनों ही सेना अध्यक्षों को यह चेतावनी दी गई थी कि एक ही समय में दो तरफों से, यानी कि अब्दुल्ला खान और खाने जान लोदी दो तरफ से अहमदनगर पर आक्रमण करें, ताकि एक साथ के आक्रमण का वह सामना नहीं कर सके। प्रारंभ में तो दोनों सेना अध्यक्षों में, अब्दुल्ला खान में और खाने जान लोदी में शत्रुता थी, और दोनों ही इस विजय का मुकुट या सेहरा अपने ही नाम पे पहनना चाहते थे, इसलिए दोनों ने ही एक दूसरे की सहायता नहीं करी। और अब्दुल्ला खान ने निज़ाम शाही आक्रमण पर सीधा ही आक्रमण करने की योजना बनाई, और मलिक अंबर ने इसका तुरंत जवाब दिया। उसने गुरिल्ला युद्ध की पद्धति अपनाई और मुग़लों को इतना परेशान किया कि वह उनकी सारी रसद को लूट लाया, उनके सैनिकों को लूटा, कई सैनिकों को बंदी बना लिया। जब अब्दुल्ला खान दौलताबाद के निकट पहुंचा तो उसने अपने आप को शत्रुओं से पूरा घिरा हुआ पाया, जिसके कारण से उसको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा और एक करारी हार भी उसको मिली। हार करके वह वापस लौटा और बगलाना पहुंचा। बगलाना से मुग़ल सेनाएं गुजरात वापस लौट गई। जब अब्दुल्ला खान के पीछे हटने की सूचना खाने जान लोदी को मिली तो वह भी घबरा गया और उसने भी पीछे हटना प्रारंभ कर दिया, जिसका परिणाम यह रहा कि जहांगीर की यह दो तरफा आक्रमण की योजना पूर्णतः असफल रही। इसके आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।